Hello students, welcome to my VR Study for YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 5th and the lesson is the Arctic region. This is the 5th lesson and the name is the Arctic region. ठीक है, तो आज इस लेसन में हम आर्टिक जो समुद्र है आर्टिक ओशियन उसके बारे में हम जानकारी लेंगे और आर्टिक ओशियन के एरिया में उस एरिया का रीजन कैसा है, उस एरिया के प्रदेश जो है वो किस टाइप के हैं, वहाँ पे वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, वेदर कैसा होता है, वाइल्ड एनिमल कैसे होते हैं, वहाँ के वेजिटेशन क्या है, प्लांट्स कौन कौन से वहाँ पे ग्रो होते हैं, वो सब जानकारी आज हम इस लेसन में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. कैन यू इमेजिन लिविंग एट अ प्लेस वेयर देयर इज स्नो ऑल अराउंड यू? The temperature in places such as Leh, Ladakh and Kashmir Valley is below 0 degrees Celsius during the winter. But in the snow-covered regions of the Arctic and the Antarctic, the average temperature in winter is minus 34 degrees Celsius. What a harsh region it must be to live in. इसमें बताया गया है कि क्या आप कभी ऐसी बात मतलब एक कुछ ऐसी जो सिचुएशन आप इमेजिन कर सकते हो क्या कि आप एक ऐसी जगह पे ऐसे प्लेस पे रह रहे हो जहाँ पे आपके पूरे अराउंड में आपके क्या है पूरा स्नो है, मतलब बर्फ से भरे हुए एक प्रदेश है जहाँ पे आप रह रहे हो. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसे रहेगा वो वेदर और कैसे आप उस वेदर में रह पाओगे, है ना. अपने चारों ओर अगर पूरी बर्फ गिर रही हो और पूरी इतनी मतलब पूरे बर्फ से भरा अगर अपना एरिया हो तो उसमें हम रह रहे हैं तो मतलब क्या हमारी हालत हो सकती है ना. हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी ठंड कितनी कोल्ड होती है. और ऐसे ही जो जगह है ऐसे ही कुछ प्लेसेस है जैसे लेह है, लद्दाख है, कश्मीर है ना. वहाँ पे एनी टाइम 12 महीने वहाँ पे क्या होती रहती है, स्नोफॉल होती रहती है. और वहाँ का जो ठंडी में तो विंटर में तो उस वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस होता है. मतलब कुछ भी गर्माहट नहीं होती, पूरा कोल्ड हो जाता है. और स्नो रीजन में मतलब उसमें जब बर्फ गिरती रहती है तो उसमें वो जो पूरा जो रीजन है वो पूरा स्नो से कवर्ड हो जाता है, मतलब पूरा स्नो से भर जाता है ना. सारी चीजें वहाँ के माउंटेन्स हो गए, वैलीज हो गए, हर चीजें जो है वो स्नो से पूरी भर जाती है. और आर्कटिक और अंटार्कटिक जो प्रदेश है वो पूरा स्नो से ही भरा रहता है. और उस टाइम पे विंटर में वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, -34 डिग्री सेल्सियस होता है. मतलब बिल्कुल पूरा माइनस में चला जाता है. और माइनस में जब जाता है तो इतना भयानक कोल्ड होता है वो माइनस में कि बहुत ज्यादा होता है, वो हम सहन भी नहीं कर सकते. इतनी भयानक ठंडी वहाँ पे होती है. जो कह रहे कि कितना मतलब और उस ऐसे प्रदेश में या ऐसे वेदर में हमें वहाँ पे रहना बहुत ही कठिन हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट जो पॉइंट है, वेयर आर द लैंड्स ऑफ आइस एंड स्नो. तो ये जो जगह है, ये जो जमीन है जहाँ पे स्नो होती रहती है, बर्फ गिरते रहते हैं, तो ये कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, कहाँ पे ये प्रदेश अवेलेबल होते हैं. तो यहाँ पे बताया है कि the parts of the earth that lie in the Arctic circle in the north and the Antarctic circle in the south are called the polar regions. मैंने आपको इसके पहले के लेसन में जो मैंने आपको एक डायग्राम बना के दी थी नॉर्थ अर्थ के जोन की, है ना. नॉर्थ ऊपर, नीचे साउथ, और ऊपर का जो नॉर्थ का पार्ट था वो कौन सा है, सर्कल आर्कटिक सर्कल. और नीचे जो साउथ का जो पार्ट है वो कौन सा है, अंटार्कटिक सर्कल है. बीच में क्या होता है, इक्वेटर होता है. तो इसमें वही बताया है कि जो नॉर्थ के साइड का ऊपर का जो पार्ट है वो कौन सा है, आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक रीजन है. और नीचे जो साउथ के साइड में है वो कौन सा है, अंटार्कटिक रीजन है. तो उसको उसी रीजन्स को क्या कहते हैं, पोलर रीजन्स भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे पूरी बर्फ होती है इसलिए उसको पोलर रीजन भी कहा जाता है. The region around the North Pole is called the Arctic region, and in the South Pole that is called the Antarctic region. ठीक है. It consists of the Arctic Ocean, Greenland, thousands of islands and the northern parts of Asia, Europe and North America.
तो ये जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पे आपको कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलेंगे या कौन कौन सी वहाँ पे जगह अवेलेबल है। वहाँ पे आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक समुद्र महासागर, और ग्रीनलैंड्स है, मतलब गौतार प्रदेश है, हर जगह मतलब ग्रासेस ग्रो होती है वहाँ पे, और थाउजेंड ऑफ आइलैंड्स है, हजारों ऐसे आइलैंड भी वहाँ पे है। और उसके नॉर्थन पार्ट में अपना एशिया आता है, जो कॉन्टिनेंट है एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ये जो कंट्रीज है वो वहाँ पे ये जो कॉन्टिनेंट है वो उसके नॉर्थ पार्ट में आते हैं आर्कटिक रीजन के। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट ग्रीनलैंड। हम ग्रीनलैंड के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड। केप मोरिस जेसप इज इन इट्स नॉर्थन मोस्ट पॉइंट। मोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज कवर्ड बाय थिक आइस। The southwestern coast where most of the Greenlanders live is the warmest part of the island. यहाँ पे पता है कि जो केप मोरिस जेसप नाम का एक नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, मतलब पूरे नॉर्थ के साइड में वो पॉइंट आता है आर्कटिक रीजन के, वो क्या है? ग्रीनलैंड है। केप मोरिस जेसप नाम का एक ग्रीनलैंड है। वो जो ग्रीनलैंड है वो ज्यादातर पूरा किससे भरा होता है? आइस से ही भरा होता है। ऐसे थिक पूरे आइस वहां पे गिरे हुए होते हैं, और जो पूरा एरिया है, पूरा ग्रीनलैंड जो है वो पूरा आइस से कवर हो जाता है। और जो साउथ वेस्टर्न में जो किनार पट्टी आती है, मतलब जो नदी के किनारे आते हैं, वहाँ के जो ग्रीनलैंड्स है वहाँ पे पूरे वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है? बहुत ही मतलब उबदार, ऐसे वार्मेस्ट होता है, थोड़ा गर्माहट आइलैंड होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे लैंड सरफेस। Greenland lies to the northeast of Canada and it's separated from it by the Baffin Bay. ग्रीनलैंड जो है वो कनाडा का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, और वो जो बफिन बे है, मतलब एक बफिन नाम का एक उपसागर है, महासागर से तो जो छोटा होता है उसको उपसागर कहा जाता है, महासागर का उपसागर। तो उससे वो एक सेपरेट हो चुका है वो ग्रीनलैंड। Except for its narrow coastal strips, Greenland is covered with ice-capped mountains. Huge lumps of ice called icebergs float on the sea. और यहाँ पे बताया है कि जो नैरो साइज के जो कोस्टल एरियाज होते हैं, और जो ग्रीनलैंड है वो उस ग्रीनलैंड पर के जो सारे जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ी टेकड़ियाँ जो होते हैं, वो किससे कवर्ड हो जाते हैं? पूरे आइस से, बर्फ से पूरे कवर्ड हो जाते हैं। और बड़े बड़े मतलब ऐसे पत्थर जैसे ऐसे बड़े बड़े आइस के बर्फ के जो गोले होते हैं वो उससे वो पूरे ढक जाते हैं, और उसी बड़े बड़े गोलों को भी क्या कहते हैं? आइसबर्ग्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्लाइमेट। ग्रीनलैंड इज अ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। ग्रीनलैंड जो है पूरे साल भर कैसा रहता है? बहुत ठंडा रहता है। वहाँ का जो वेदर है, क्लाइमेट है, बहुत ही कोल्ड रहता है। इट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। और समर में वहाँ पे जो सनशाइन है वो बहुत ही मतलब 24 आवर्स ब्राइट होती है वहाँ पे, और कुछ आइलैंड के कुछ पार्ट में ही सूरज की जो रोशनी है वो 24 आवर्स तक रहती है। द आर्कटिक रीजन इज ऑफन नोज एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। आर्कटिक रीजन को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन ऐसे भी नाम से उसको जाना जाता है। एज मेंशन बिफोर, मोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज कवर्ड विथ आइस। है ना, बहुत से जो ग्रीनलैंड है वो किससे कवर हो जाते हैं? आइस से कवर होते हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग द आइस बिगिंस टू मेल्ट। जब स्प्रिंग का सीजन चालू हो जाता है, पतझड़ जब स्टार्ट होती है, तब जो आइसेस है वो क्या हो जाते हैं? मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स आइसबर्ग्स फ्लोट अवे कॉजिंग ग्रेट डेंजर टू शिप्स। कभी कभी जो आइसबर्ग्स है, मतलब जो आइस के जो बड़े बड़े गोले हैं, वो किसके लिए डेंजर हो जाते हैं? शिप्स के लिए, क्योंकि जो नदी में या समुद्र में जो शिप्स वगैरह चलते हैं ना, उनके लिए कभी कभी डर हो जाता है उन आइसबर्ग्स का। In 1912, a huge ship named the Titanic sank after hitting an iceberg. 1912 में एक जो सबसे बड़ी एक शिप थी जिसका नाम था टाइटैनिक, है ना, उसके बारे में आपने सुना ही होगा या कहीं देखा ही होगा टीवी में वगैरह, टाइटैनिक। तो टाइटैनिक जो शिप थी
वो क्या हो गई, एक बहुत बड़े इस आइस बर्स्ट की वजह से, मतलब आइस के बड़े बड़े गोलों की वजह से वो जो टाइटैनिक जो शिप है वो पूरी समुद्र में डूब गई। मतलब क्योंकि वो जो आइस बर्स्ट से वो शिप से क्या हो गए, टकरा गए, और टकराने की वजह से वो जो शिप है वो एकदम से पूरी समुद्र में डूब गई थी। इसके बाद हम देखेंगे वेजिटेशन। You will be surprised to learn that there is a variety of plant and animal life in this icy condition. Mosses, lichens and grasses grow here. यहाँ पे जो वनस्पति ग्रो होती है, वेजिटेशन, आप ये सुन के सरप्राइज हो जाओगे कि यहाँ पे कौन कौन से अलग अलग वेराइटीज के प्लांट्स यहाँ पे ग्रो होते हैं, और एनिमल लाइफ भी बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं इस कोल्ड कंडीशन में, इस बर्फ की कंडीशन में। यहाँ पे जो वेजिटेशन जो होती है ग्रो, वो है मोसेस और है लाइकेंस और दूसरे ग्रासेस। वहाँ पे बहुत से ग्रासेस वगैरह ग्रो होते हैं। और आपकी एनिमल लाइफ देखेंगे, एनिमल्स सच एज कैरिबस, मस्क ऑक्सन, पोलर बियर, सील्स, वॉलरसेस, व्हेल्स एंड लेमिंग्स लिव हियर। यहाँ पे देखिए कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। कैरिबस रहते हैं, मस्क ऑक्सन रहते हैं, और पोलर बियर्स है ना, और सील्स एक मछली का टाइप है, और है वॉलरसेस और वेल्स मछली, ठीक है, और लेमिंग्स। ये जो एनिमल्स है वो इस ग्रीनलैंड्स पर रहते हैं। अ स्पेशल ब्रीड ऑफ डॉग्स कॉल्ड द हस्कीज इज रियर्ड हियर टू ड्रॉ स्लेजेस। और यहाँ पे एक स्पेशल कुत्तों की एक प्रजाति है जिसका नाम है हस्कीज। ये जो कुत्ता है वो, इस प्रजाति का जो कुत्ता है वो आपको ग्रीनलैंड में देखने को मिलेगा, जो बर्फ में रह सकता है, और वो बर्फ के ऊपर से क्या करता है, स्लीप वगैरह होता है। तो इस टाइप का एक डॉग रहते हैं वहाँ पे। आपने कभी टीवी पे मूवीज में वगैरह देखे होंगे, वो ऐसे डॉग्स आगे लगाते हैं, ऐसे पीछे वो कुछ आदमी ऐसे बैठते हैं और बर्फ में से चलते हैं। वो कुत्ते दौड़ते भी हैं वहां से बर्फ में से, है ना। तो वो कौन सी प्रजाति है, वो हस्कीस नाम है उनका, हस्कीस कहा जाता है उन प्रजाति के डॉग्स को। तो वो डॉग्स वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे लाइफ ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस आइलैंड आर कॉल्ड द इन्यूट। वहाँ पे जो इनहेबिटेंट्स, जो आइलैंड पे जो लोग रहते हैं, उनको इन्यूट कहा जाता है। देयर आर वेरी फ्यू इन्यूट नाउ। वहाँ पे भी बहुत से कम ऐसे इन्यूट है। मोस्ट ऑफ देम हैव मिक्स्ड विद द यूरोपियंस एंड आर नाउ नोन एज ग्रीनलैंडर्स। और वहाँ के जो इन्यूट्स जो पीपल है वो आज यूरोपियन लोगों से मतलब पूरे मिक्स हो चुके हैं। वहाँ पे यूरोपियन लोग भी बहुत से रहने लगे हैं, और आज उसको इन्यूट ना कहते हुए उनको ग्रीनलैंडर्स कहा जाता है। लाइफ इज वेरी हार्ड ऑन दिस आइलैंड बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट। वहाँ पे इतना कोल्ड और इतना हार्श क्लाइमेट है वहाँ का, इसलिए वहाँ उस आइलैंड पे रहना, वहाँ पे लाइफ अपनी जीना बहुत ही कठिन है, बहुत ही हार्ड है। द फ्यू इन्यूट हु आर लेफ्ट लिव इन द नॉर्थ वेस्ट। कुछ ऐसे जो इन्यूट हैं जिन्होंने आज वो जो जगह छोड़ दी है और वो नॉर्थ वेस्ट के साइड में जाके रहने लगे हैं। अर्लियर द इन्यूट पीपल यूज्ड हार्पून्स टू कैच फिश एंड सील्स। वहाँ पे जो रहने वाले आजकल के जो इन्यूट्स लोग हैं वो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, हार्पून्स यूज करते हैं। हार्पून्स जो है वो एक लॉन्ग ऐसा रोप होता है, एकदम ऐसा मतलब ऐसे उलन जैसे, वूल्स जैसे, और वो पहन के रहते हैं वो वहाँ पे एनी टाइम। और जो फिश को वगैरह पकड़ने के लिए या मछलियों को पकड़ने के लिए ऐसे जो जाले टाइप वो रहते हैं, उसी को वो पहनते हैं। They would place a branch or stick in a hole in the ice and wait for hours for seals, walruses and fish to come up for air. और उनका ये बिजनेस भी है कि वो वहाँ पे जाके क्या करते हैं, जो उनका बिजनेस है, जैसे सील्स मतलब मछलियों को पकड़ना, सील्स है, वॉलरसेस है और फिश है, उनको पकड़ने के लिए वो एक ऐसा बहुत से मतलब ऐसे ब्रांचेस में वो बैठे रहते हैं घंटों भर, सील्स का, मछलियों का इंतजार करते हुए उनको पकड़ने के लिए।
When the stick moved, the Inuit would quickly pierce the back of the animal with the harpoon. और वो जो हारपून मतलब जैसे आपने मूवीज में वगैरह कहीं देखा होगा, ऐसे समुद्र में से वो एक स्टिक ऐसे डाल के वो बैठे रहते हैं ना, और वो फिर जैसे ही मछली उसमें आ गई तो पता चल जाता है, फिर उसको वो ऐसे गोल गोल घुमा के या फिर से खींच के वो ऊपर निकालते हैं मछली को, है ना। तो वैसे उसको हारपून्स कहते हैं। तो वो भी उसका यूज करके मछलियों को वो पकड़ते हैं। नाउ द इन्यूट हैव एडॉप्टेड मॉडर्न वेज ऑफ हंटिंग। आज वहाँ के इन्यूट्स ने एक मॉडर्न रास्ता उन्होंने मतलब पकड़ा है हंटिंग का, शिकार का। दे हंट सील्स, वॉलरसेस, बियर्स, फॉक्सेस एंड अदर एनिमल्स फॉर मीट। आज वो ऐसे जो सील्स वगैरह मछलियां है, बियर्स है, पोलर बियर्स, और वहाँ के फॉक्सेस वगैरह है, उन ऐसे एनिमल्स को वो पकड़ते हैं, उनकी हंटिंग करते हैं और उनको खाते हैं। मीट उनकी जो मतलब जैसे चिकन मटन जैसे होता है वैसे उनको बना के वो खाते हैं। द स्किन ऑफ द एनिमल इज यूज टू मेक टेंट्स एंड कयाक्स और बोट्स। और वो जो एनिमल्स की जो चमड़ी होती है, उनकी जो स्किन होती है, उससे वो क्या बनाते हैं, अपने टेंट्स बनाते हैं, तंबू वगैरह टेंट्स बनाने के लिए, बोट्स बनाने के लिए वो उसका यूज करते हैं। ब्लबर और फैट फ्रॉम दिस एनिमल्स इज यूज्ड एज फ्यूएल, दस एवरी पार्ट ऑफ द एनिमल इज पुट टू गुड यूज। और वो जैसे ब्लबर है, ब्लबर जो है मतलब एक फैट सी एनिमल है, समुद्र में रहता है एक ब्लबर नाम का एनिमल, बहुत ही फैट होता है वो। तो उसको उससे वो क्या उसको क्या किस लिए यूज करते हैं, फ्यूल्स के लिए यूज करते हैं एनिमल्स को। और हर तरह से वो उसका अलग अलग टाइप में उसका यूज करते हैं। इसके बाद उनके हाउसिंग के बारे में जानेंगे, उनके घर कैसे है। ग्रीनलैंडर्स लिव इन हाउस मेड ऑफ अर्थ और अर्थ पैक्ड स्टोन इन विंटर। ये जो ग्रीनलैंडर जो है वो कहा कौन से घर में रहते हैं, कैसे घर बनाते हैं, वो जैसे अर्थ या फिर जो अर्थ से पैक्ड किए गए जो पत्थर होते हैं उनसे बनाए हुए घरों में वो रहते हैं, वो भी कब, विंटर में। These houses are heated by blubber। क्योंकि वो जो घर है वो मतलब पत्थरों सिस्टम से मतलब वो बने हुए होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हीटेड होते हैं, मतलब गर्म हो जाते हैं। और ठंड में वहां पे रहेंगे तो उनको थोड़ी सी मतलब ऊब मिलती है, गर्मी मिलती है। द हाउसेस इन विच द इन्यूट लिव आर कॉल्ड इग्लूज। और उनके उस घर को क्या कहते हैं, उन इन्यूट्स के घर को इग्लूज कहा जाता है। These houses are made of blocks of ice cemented together with snow। और उनके जो हाउसेस है वो ऊपर से पूरे क्या हो जाते हैं, आइस से क्या हो जाते हैं, ब्लॉक्स हो जाते हैं, मतलब पूरे ऐसे उस पर आइस जो है वो फैल जाता है। एनिमल हाइड्स आर यूज टू कवर द फ्लोर। और एनिमल्स जो है वो भी ऐसे मतलब उसके कवर में, उनके आइस के जो कवर हो जाता है ऊपर से, उसके अंदर वो क्या होते हैं, वहां पे छुपते हैं। इसके बाद उनके क्लोथिंग देखेंगे, कपड़े, उनके जो कपड़े पहनने की जो स्टाइल है वो कौन से है, कौन कौन से टाइप के वो कपड़े पहनते हैं। टू कीप देमसेल्व्स वार्म इन द कोल्ड क्लाइमेट, क्लोथ्स मेड फ्रॉम एनिमल स्किन एंड फर आर वॉर्न बाय द पीपल। वहाँ के लोग जो है वो उनका इतना जो कोल्ड क्लाइमेट होता है, इतनी ठंडी होती है वहाँ पे, तो उस क्लाइमेट में वो लोग एनिमल्स के स्किन से बने हुए कपड़े या फिर उनके फर मतलब उनके बाल वगैरह जो होते हैं उनसे बने हुए जो एकदम गरमदार ऐसे जो कपड़े होते हैं, वुलन टाइप, वो लोग वहाँ पे पहनते हैं। जैकेट्स विथ हुड्स लाइंड विथ फर आर worn by men, women and children. Long boots made of seal skin are worn to keep the feet warm। वहाँ के जो लोग हैं वो जैकेट्स पहनते हैं जो फर से, बालों से वगैरह से बने हुए होते हैं एनिमल्स के। और वहाँ के बच्चे और औरतें भी वैसे ही कपड़े पहनते हैं। और वो सील के स्किन जो मछली है उसकी चमड़ी से, उसकी स्किन से बने हुए बूट्स जो होते हैं बड़े बड़े लॉन्ग ऐसे, वो अपने पैरों में पहनते हैं ताकि उनके फीट को, पैरों को पूरा क्या मिल सके, वार्म मिल सके, गर्मी मिल सके। इसके बाद देखेंगे उनका ट्रांसपोर्टेशन। इन विंटर द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर स्लेजेस पुल्ड बाय रेनडियर्स।
वो जो ट्रांसपोर्ट किससे करते हैं वहाँ पे, रेनडियर्स जो एनिमल है ना, उससे करते हैं ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो रेनडियर है वो बर्फ के ऊपर से स्लेज होते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। तो अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो वो रेनडियर्स का यूज करते हैं। इसके बाद देखेंगे उनका ऑक्यूपेशन, उनका व्यवसाय। फिशिंग इज द मेजर ऑक्यूपेशन, फिशिंग करना उनका मेजर मतलब एक मुख्य व्यवसाय है। टुडे मोटर बोट्स हैव रिप्लेस्ड प्रिमिटिव टेक्निक्स ऑफ फिशिंग। Cod, halibut, salmon and shrimp are some of the fish found in this region. और उनका जो पहली जो उनकी टेक्निक है वो कौन सी है, फिशिंग करने की। वो अलग अलग टाइप की जो फिश की जो प्रजातियां है उन सबको पकड़ते हैं, उनकी हंटिंग करते हैं, जैसे कोड है, हैलीबट है, सैल्मन और श्रिम्प। ये जो एनिमल्स के कुछ अलग मतलब फिश के अलग अलग प्रजाति हैं, ये वहाँ पे उस रीजन में हमें फाउंड होते हैं। मोस्ट ऑफ द फिश इज कैनेड एंड एक्सपोर्टेड। बहुत ज्यादा तो ज्यादा फिश वो कैन करते हैं, कैच करते, पकड़ते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब उसका बिजनेस करते हैं, उनको बाहर बेचते हैं। दो द क्लाइमेट डज नॉट परमिट एनी वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, सम वेजिटेबल्स सच एज पोटैटोज आर ग्रोन इन समर। उनके यहाँ हमेशा क्लाइमेट सेम होता है, कोल्ड होता है, तो इसकी वजह से, उन क्लाइमेट की वजह से वहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होती है, मतलब कोई भी खेती बाड़ी का काम वो वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्जी है जो वो समर में वहाँ पे ग्रो करते हैं, जैसे पोटैटो वगैरह है, तो पोटैटो की वगैरह वो वहाँ पे खेती करते हैं समर में। अब आज की उनकी लाइफ कैसे है, लाइफ टुडे, आज उनकी लाइफ कैसी है वो हम देखेंगे। ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट थिंग हैव चेंज्ड कंसिडरेबली नाउ। Many places have permanent houses with electricity. There are primary schools, hospitals and shops in many villages and towns. There is computer education for children up to 14 years. Nuuk, the capital of Greenland, is quite a modern city with a high school. देखिए आज कितनी डेवलप्ड हो गई है वो ग्रीनलैंड। वहाँ पे वो जो एरिया है वो साउथर्न वेस्टर्न कोस्ट के किनार पट्टी पे वो बन गया और बहुत ही उसमें चेंजेस हो चुके हैं। वहाँ के जो कुछ प्लेसेस हैं वहाँ पे परमानेंट हाउसेस बन गए हैं, परमानेंट लोगों ने घर बनाए हैं, वो भी विथ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लाइन भी वहाँ पे आ चुकी है। और वहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स वगैरह बन चुके हैं, स्कूल, हॉस्पिटल्स, दुकानें वगैरह बहुत से अलग अलग विलेजेस में, टाउन्स में वहाँ पे बन चुके हैं। और वहाँ पे तो आज कंप्यूटर एजुकेशन भी आ चुका है बच्चों को। 14 इयर्स के ऊपर के जो बच्चे उनको आज कंप्यूटर सिखाया जाता है, वहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन दिया जाता है। और नक नाम की एक सिटी है जो वो ग्रीनलैंड की कैपिटल बन चुकी है, और वो एक बहुत ही मॉडर्न सिटी है जहाँ पे बड़े बड़े हाई स्कूल्स भी बन चुके हैं, मतलब छोटे छोटे गांव में प्राइमरी स्कूल्स है, और नक जो कैपिटल है वहाँ पे हाई स्कूल्स भी बन चुके हैं, मतलब वहाँ से बच्चे वहाँ उस नक सिटी में आगे की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इतनी वो ग्रीनलैंड जो सिटी है, ग्रीनलैंड जो है वो पूरा डेवलप हो चुका है। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेसन द आर्कटिक रीजन, उसके बारे में हमने जाना है। आर्कटिक रीजन में जो ग्रीनलैंड्स है उनकी लाइफस्टाइल, उनका बिजनेस, उनके बारे में हमने सभी जानकारी इस लेसन में देखी है। और वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है ना, पूरा बर्फ से ढका होता है, वो कितना कोल्ड होता है, वहाँ पे कौन कौन सी वेजिटेशंस होते हैं, कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ये सारी चीजें, सारी जानकारी आज हमने इस लेसन में देखी है। तो ये लेसन यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इस लेसन के किसी भी टॉपिक से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।